रमजान के पूरे 30 रोजे के बाद आज ईद आई है। गांव में बहुत हलचल थी। ईद जाने की तैयारियां हो रही थी। सारे पक्षी बहुत खुश था। उनके पास रुपयों से भरा हुआ है। पक्षी अपने पास से रुपयों को निकालकर लोगों के सामने गिनता है और उन्हें फिर रख लेता है। तोता कहता है, इन रुपया से हम अनगिनत चीज खरीद सकते हैं। खिलौने, मिठाई, बिगुल, गेंद, न जाने क्या क्या। टुनटुन सबसे ज्यादा खुश था। टुनटुन 4-5 साल का बच्चा था। उनके अब्बू कुछ साल पहले बीमारी से जूझकर गुजर गए। उसके बाद उनकी अम्मी न जाने क्यों पीली होती होती गुजर गई। अब टुनटुन अपनी दादी माँ के साथ रहती थी। बूढ़ी दादी अपनी कोठरी में बैठकर रो रही थी। आज तो ईद का दिन है, हमारे घर में तो एक भी दाना नहीं। इन्हीं सोच में बूढ़ी दादी डूबी जा रही थी। टुनटुन अंदर जाकर अपनी बूढ़ी दादी से कहती है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा। बिल्कुल नहीं डरना। दादी का दिल इजाजत नहीं दे रही है। गांव के पक्षी अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। मैं तुम्हें अकेले कैसे जाने दूं? कहीं खो गए तो क्या होगा? नन्ही सी जान 3 कोस कैसे चलेगा? पैर में छाले पड़ जाएंगे। जूते भी तो नहीं हैं। आज तो रिश्तेदार भी आने वाले हैं। सिवाय भी बनाना है। सभी को मिठाई चाहिए। साल भर का त्योहार जो है। गांव से पक्षी ईदगाह जाने लगता है। साथ में टुनटुन भी जाने लगता है। सब ईदगाह पहुंचते हैं। सब रोजेदार की पंक्तियां एक के पीछे एक दूर तक चली गई है। यहाँ कोई धन और पद नहीं देखा जाता। इस्लाम की निगाह में सब एक बराबर है। लाखों सिर एक साथ सजदे में झुक जाते हैं, फिर एक साथ खड़े हो जाते हैं। इसी तरह कई बार प्रक्रिया होती है। फिर नमाज खत्म हो जाती है। पक्षी आपस में एक दूसरे से गले मिलते हैं। फिर मिठाई और खिलौने की दुकान में धावा होता है। पक्षी दौड़े दौड़े खिलौने की दुकान में जाते हैं। यहाँ खिलौने की सारी सामान होते हैं। छोटे छोटे कार, स्कूटी, बाइक। तोता एक खिलौना ले लेता है। इसी तरह कई पक्षी खिलौना लेने लगता है। टुनटुन ललचाई निगाहों से देख रहा होता है। टुनटुन के पास कुल 30 रुपए है। भला इतनी महंगा खिलौना मैं कैसे लूं? मेरे पास तो सिर्फ 30 रुपए है। यह मिट्टी और प्लास्टिक का खिलौना अगर हाथ से एक बार छूट गया तो यह टूट के बिखर जाएगा। मेरा 30 रुपए तो एक पल में बर्बाद हो जाएगा। टुनटुन 4-5 साल का बच्चा था। दिल नहीं मान रहा था। वह फिर भी खुद को कंट्रोल करता है। फिर सारे पक्षी मिठाई की दुकान पे जाते हैं। टुनटुन भी उनके साथ चले जाते हैं। उन पक्षी के पास रुपयों का कमी नहीं था। वह मिठाई को ले लेकर बड़ी चाव से खा रहे हैं। टुनटुन का भी दिल चाह रहा था कि उन्हें थोड़ी सी मिठाई मिल जाती, लेकिन उनके पास कुल 30 रुपए ही थे। टुनटुन खुद को मनाने के लिए टुनटुन अपने आप से बात करने लगता है। अरे, ये तो सिर्फ जुबान का स्वाद है। इनमें तो क्या 30 रुपए दो और एक पल में खत्म। 30 रुपए का मैं कुछ ऐसा चीज खरीदूं जो हमेशा रहे और उनका फायदा मिले। मिठाई की दुकान के बाद एक लोहार की दुकान होते हैं। टुनटुन लोहे की दुकान चले जाते हैं। टुनटुन बहुत मोल भाव करके एक चिमटा 30 रुपए में खरीद लेता है। टुनटुन अपने दोस्तों के बीच चला जाता है। पक्षी उनका मजाक बनाने लगता है। ये देखो क्या लेके आया। ना खिलौना लाया या ना मिठाई, ये तो लोहा का चिमटा ले आया। ये क्या है?
टुनटुन गर्व से कहता है, इसे कंधे पे रख लूं तो बंदूक बन जाता है, ये फकीरों का सहारा बन जाता है और ये दादी अम्मा का हाथ जलने से बचाएगा। तुम्हारे खिलौना का खूबिया कुछ भी नहीं है। तुम्हारा खिलौना और ये मिट्टी का बर्तन हमारा चिमटा से क्या मुकाबला करेगा। हमारा चिमटा का एक लग जाए तो इनका तो धज्जियां उड़ जाएगा। तुम्हारा मिट्टी का बर्तन बारिश हुआ तो धुल जाएगा, खिलौना गिरा तो टूट जाएगा। ये मेरा चिमटा शेर है, शेर। सारे पक्षी चुप हो जाते हैं। टुनटुन मन ही मन कहता है, जब मैं ये दादी अम्मा को दूंगा वे पड़ोस वाली से कहेंगे, देखो मेरा पोता कितना समझदार है, वो कुछ ना खाया ना पिया और चिमटा ले आया। धीरे धीरे मेरा पूरे गांव में नाम होने लगेगा। टुनटुन घर पहुंचता है। दादी अम्मा टुनटुन से गले मिलता है और उनकी नजर टुनटुन के हाथ में चिमटा पे पड़ता है। ये चिमटा कहाँ से लाया बेटा? मैं मेले में खरीदा हूँ दादी अम्मा। पूरे मेले में तुम्हें कुछ नहीं मिला, ये तुम चिमटा उठा लाया। कितने में लाया? 30 रुपए में दादी अम्मा। टुनटुन मायूस होकर कहने लगा, दादी अम्मा तुम रोटी बनाते वक्त तवे में तुम्हारी हाथ जल जाती है, इसीलिए मैंने ये चिमटा ले आया। बुढ़िया की क्रोध तुरंत प्यार में बदल जाती है। मेरा पोता कितना समझदार है, वो कुछ ना खाया ना पिया और ना ही कोई खिलौना लिया, वो मेरे लिए चिमटा ले आया। लोगों का देखकर कितना मन ललचाया होगा। मेरा पोता तो मुझे मेले में भी याद रखा। बुढ़िया की आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। वह अपने पोता के लिए हाथ उठाकर दुआ मांगने लगते हैं। गांव में सारी पक्षियों का खिलौना टूट जाता है और टुनटुन का चिमटा अभी तक तोता अपने मासूम सी आवाज से वीडियो देखने वालों को कहता है, अभी हम लोग ईद को देख रहे थे। बकरा ईद को देखने के लिए हमारे वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा है, आप उन पे क्लिक करें। अगर आप सब्सक्राइब को क्लिक करते हैं तो आपके लिए बहुत सारा धन्यवाद। यह गुलाब का फूल आपके लिए। आपको गुलाब का फूल पसंद हो तो इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं कमेंट में जरूर लिखें। कोहरा गांव में एक छोटा सा स्कूल है। वह काफी साल पुराना है। बच्चों के बैठने वाली बेंच टूटी हुई है और ऊपर से दीमक लगा हुआ है। ब्लैक बोर्ड पर दरारें पड़ी हुई हैं। साथ ही बारिश के मौसम में स्कूल की छत से बारिश की पानी टपकता है। बच्चों जल्दी से अपना होमवर्क चेक करवा लो, अभी बारिश आने वाली है, नहीं तो तुम्हारी कॉपियां भीग जाएंगी। सभी बच्चे बारिश की पानी से कॉपियां भीग जाने के डर से जल्दी जल्दी अपना होमवर्क टीचर को चेक कराने लगता है। टीचर सभी बच्चों का होमवर्क चेक करती हैं और उसे होमवर्क देकर घर भेज देती हैं। ठीक है बच्चों, सभी अपना अपना होमवर्क घर से तैयार करके आना और सीधे घर चला जाना। रास्ते में इधर उधर भटकना मत। कोई भी मुझे रास्ते में घूमता हुआ नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि बारिश तेज होने वाली है। बारिश में भीग जाओगे तो तबीयत खराब हो जाएगी। ठीक है मैडम, हम सब स्कूल से डायरेक्ट घर चले जाएंगे। सभी बच्चे घर चले जाते हैं और मैडम भी सारी खिड़की और दरवाजे को बंद करके घर चली जाती है। सबके घर चले जाने के बाद एक जोर की बारिश आती है और साथ ही आंधी तूफान आ जाता है। तूफान के चलते स्कूल टूटकर नीचे गिर जाते हैं। अगले दिन जब मैडम स्कूल आती है, देखती है सारा स्कूल टूटकर खत्म हो चुका होता है। लो, अब यही देखना बाकी रह गया था। जैसे तैसे हम इस स्कूल में काम चला रहे थे, अब ये भी टूटकर गिर गया। अब तो वो भी नहीं रहा, अब बच्चों को कैसे पढ़ाऊंगी। टीचर गांव के मुखिया के पास जाती है
मुखिया को इस बारे में बताती है। मुखिया जी, मेरा स्कूल तूफान की वजह से टूट गया है। मुझे इन बच्चों को पढ़ाने के लिए एक स्कूल की जरूरत है। क्या आप हमारी कुछ मदद कर सकते हैं? मेरे पास तो इतने सारे पैसे है नहीं कि मैं एक स्कूल बनवा सकूं, पर हम लोग सरकार से स्कूल बनवाने का अर्जी दे सकते हैं। आप एक अर्जी लिख दीजिए, हम उसमें साइन कर देते हैं और गांव के मंडल और सरपंच से भी साइन करवा के उसको सरकार के कार्यालय में पेश कर देते हैं। टीचर अपना स्कूल बनवाने के लिए एक एप्लीकेशन लिखकर मुखिया के हाथ में दे देता है। मुखिया उस एप्लीकेशन को लेकर सरकारी कार्यालय में जमा कर देता है। कुछ दिन के बाद एक सरकारी इंजीनियर स्कूल का नक्शा बनाने और जगह का मुआयना करने गांव में आता है। ये लीजिए मैम, मैंने इसमें स्कूल का नक्शा बना दिया है। मैं इनका दूसरा कॉपी सरकारी दफ्तर में जमा करवा दूंगा। जब इनका बजट आ जाएंगे आप स्कूल बनवा लेना। इंजीनियर मैम को नक्शा देकर चला जाता है। इंजीनियर सरकारी अफसर के पास पहुंचता है और यह 2 कॉपी नक्शा सरकारी अफसर को दे देता है, पर सरकारी अफसर इन पर कोई ध्यान नहीं देता है। बहुत समय गुजर जाने के बाद भी स्कूल का काम शुरू नहीं होता है। मैम इंतजार करते करते थक जाती है। वो कहने लगती है, कई महीना बीत गया, साल होने को जा रहा है, फिर भी अब तक स्कूल बनने का कोई संकेत नहीं। मुझे तो नहीं लगता है कि सरकार हमारे लिए स्कूल बनवा कर देगी। टीचर इस बारे में बात करने के लिए इंजीनियर के पास चले जाते हैं। आइए मैडम, बैठिए, मैं आपके पास ही आने वाला था। सर, वो हमारा स्कूल का बिल्डिंग का काम कब से शुरू होगा? साल बीत चुका है, बच्चों का भविष्य का सवाल है। सर, अब हमारे साथ ऐसा तो ना करें। अब आपको क्या बताऊं मैडम, मैंने तो उसी दिन नक्शा दे दिया था, बिल भी पास हो गया था, बजट भी आया था, पर सरकारी अफसरों ने खा लिया और कागजों में ये दिखा दिया कि स्कूल बन चुका है। अच्छा, तो ये बात है। सरकारी अफसरों से अब उम्मीद भी क्या किया जा सकता है? लोगों ने तो बच्चों का भविष्य के बारे में भी नहीं सोचा। कम से कम स्कूल का पैसा तो छोड़ देते, कम से कम बच्चों का भला हो जाता। मैं समझ सकता हूँ मैडम, आपका बच्चों का भविष्य खराब हो गया, पर मैं क्या करूँ मैडम, मैंने तो अपना काम कर दिया। नहीं, मैं इतनी आसानी से बच्चों के भविष्य को खराब नहीं होने दूंगी। स्कूल नहीं बना तो क्या हुआ, मैं अपने बच्चों को पेड़ के नीचे पढ़ा लूंगी। मैं बच्चों की पढ़ाई नहीं रुकने दूंगी। यह कहकर टीचर वहां से चली जाती। अगले दिन सुबह टीचर बच्चों को पेड़ के नीचे पढ़ाने लगी। बच्चे को पेड़ के नीचे पढ़ने में मजा आ रहा था। सारे बच्चे बहुत खुश थे। अचानक बारिश होने लगती। बच्चे बारिश से बचने के लिए इधर उधर भागने लगते। बच्चों, कहाँ जा रहे हो? आराम से बच्चों, बारिश में फिसलना मत। एक पेड़ के ऊपर बड़ा सा घोंसला होता है, जिसके नीचे सारे बच्चे खड़े हो जाते हैं बारिश से बचने के लिए। टीचर जैसे तैसे पढ़ाकर बच्चों को घर भेज देते हैं। टीचर एक योजना बनाती है। अगले दिन टीचर और सारी पक्षियां मिलकर बड़ा सा घोंसला स्कूल तैयार करने लगे। देखते ही देखते कुछ ही देर में घोंसला स्कूल बना देती। सारी पक्षियां रोज घोंसला स्कूल में आकर पढ़ाई करते हैं। टीचर अपने बच्चों से कहती, 2 दिन बाद तुम लोगों का बिहार बोर्ड का एग्जाम है, बहुत अच्छे से लिखना, एक भी क्वेश्चन छूटने नहीं चाहिए। पूरी दुनिया को पता चलना चाहिए कि घोंसला स्कूल का पढ़ाई कितना अच्छा है। जी मैडम, ठीक है। सब कोई डायरेक्ट अपना घर जाना, इधर उधर घूमने में वक्त को बर्बाद नहीं करना। सारे बच्चे अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन सुबह सारे पक्षी स्कूल पहुंचते हैं और टीचर उनसे कहते हैं, कल तुम लोगों का एग्जाम है। मेरे बच्चों, तुम लोगों को ही बिहार में टॉप करना है। जब तक बच्चे
एग्जाम हॉल में एग्जाम दे रहे हैं। 48 प्लस 12 इज 1। क्या है? आप कमेंट में जरूर लिखें। 3 दिन बाद टीचर और सारे बच्चे एग्जाम से स्कूल लौट आते हैं। सब पक्षियों के पास रिजल्ट का पेपर होता है। सारी पक्षियां 95% प्लस होता है। और खुशी की बात यह है, तोता और टुनटुन पूरे बिहार में फर्स्ट आता है। यह खबर बिहार के सरकार बाज को पता चलता है। बाज अपने बॉडीगार्ड से कहता है, सुनो मेरे बॉडीगार्ड, यह खबर उन टीचर तक पहुंचा दो और उन्हें अपने साथ ले आओ। उन्हें कुछ इनाम में दिया जाएगा। बाज के बॉडीगार्ड टीचर को अपने साथ दरबार में ले आता है। बाज के दरबार में सारी स्टूडेंट बैठे होते हैं और वह टीचर को उनका इनाम दे देता है। बाज सारे बच्चों के पास एक एक गिफ्ट पहुंचा देता है। टीचर बाज से सारी बात कहने लगती है। सरकार, कुछ समय पहले आंधी तूफान में मेरा स्कूल टूटकर बिखर गया था। मैं उसका एप्लीकेशन लिखकर सरकारी दफ्तर में पेश किया था, लेकिन सरकार मुझे अब तक स्कूल नहीं मिला। क्या आप मुझे एक स्कूल बनवा के दे सकते हैं? क्या तुम्हें स्कूल नहीं मिला? मैंने स्कूल बनवाने के लिए पूरे 1.5 करोड़ सरकारी दफ्तर तक भेजा था। क्या सरकार वह सारी रुपया कर्मचारी के सारे दफ्तर मिलकर उसे खा चुके हैं? ठीक है, अभी चलो मैं न्याय करता हूँ। बाज और टीचर वहां से सरकारी दफ्तर के पास पहुंचते हैं। सरकारी दफ्तर के सारे पक्षियों से कहा, कालू कौवा को बुलाओ। कालू कौवा ने स्कूल का सारा रुपया खा चुका है। कालू कौवा आ जाता है और उन्हें डांटते हुए नौकरी से निकाल देता है। कालू कौवा गुस्से में वहां से चला जाता है और वे एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। वो अपने आप से बातें करने लगता है, इस बार इलेक्शन मैं लड़ूंगा और ये बाज की सरकार को गिरा दूंगा। अब की बार कालू की सरकार, मैं सारे पक्षियों की वोट को पैसों से खरीद लूंगा। देखता हूँ बाज की सरकार मेरी आगे कहाँ तक टिकता है। उसी वक्त कालू कौवा का 2 दोस्त आ जाता है। कालू कौवा दोनों दोस्त से कहने लगता है, सुनो दोस्त, अब की बार बाज की सरकार को हराना है। कल से वोट मांगने की तैयारी शुरू की जाए। कालू कौवा का सरकार का जीत अगर देखना है अब की बार कालू कौवा की सरकार, तो कर दो हमारी चैनल को सब्सक्राइब एक बार। सोनापुर गांव में 2 भाई रहता था। बड़ा भाई का नाम टूना और छोटा भाई का नाम बंटा था। दोनों को विरासत में बहुत सारी संपत्ति और जायदाद मिली थी, जिसका बंटवारा दोनों को एक बराबर हुआ था। पर फिर भी बंटा को टूना से बहुत जलन था। बंटा मन ही मन कहता है, जब हम दोनों को एक बराबर जमीन मिली थी, तो भैया का जमीन धीरे धीरे बढ़ता क्यों जा रहा? एक दिन मैं भैया का सारा जमीन जायदाद लेकर ही रहूंगा। और बंटा का यह इच्छा बहुत जल्द ही पूरा हुआ। टूना को करंट लगने की वजह से मृत्यु हो गई। टूना का परिवार में सिर्फ उसका बेटा टुनटुन बचा था। पापा, क्या हुआ आपको? उठो ना, आप भी मुझे छोड़कर चले गए। बचपन में माँ मुझे छोड़कर चली गई और अब मैं किसके साथ जीऊंगा? रो मत बेटा, मैं हूं ना, तुम्हारा चाचा बंटा। मैं तुम्हें बेटा की तरह पालूंगा। आज से तू मेरे साथ रहेगा। बंटा ने टुनटुन को गले लगा लेता है। टुनटुन इस बात से अनजान कि उनकी चाचा उनके प्रति बहुत बड़े षड्यंत्र रच रहे थे। बंटा टुनटुन को अपने साथ घर ले आया। वहां उनकी पत्नी बहुत अच्छे से ख्याल रख रही थी। अरे बेटा, तुमने अब तक एक भी निवाला नहीं खाया है।
ये देख मैं तेरे लिए कितना अच्छा बनाया हूँ। नहीं चाची, मेरा पेट भर गया। क्या इतनी जल्दी? तेरे जैसे लड़कों को तो 4-5 प्लेट खत्म कर देना चाहिए, तभी तो तुम्हारा शरीर में ताकत रहेगी और तुम मजबूत बनेगा। थोड़ा और खा। सुंदरी का कोई बच्चा नहीं था, इसीलिए वे टुनटुन का बहुत अच्छे से ख्याल रखता था। वही बंटा का सोच अलग था, बिल्कुल बलि की बकरे की तरह ख्याल रखती है। वैसे तो सही है, कुछ दिन के बाद इसे मैं ही तो हलाल करूंगा। कुछ समय बीत जाने के बाद बंटा टुनटुन के पास कुछ कागज लेकर आया। अरे बेटा टुनटुन, इस कागजों पे साइन कर दे। किस चीज का कागज है चाचा? अरे जब से भैया गए हैं तब से सारे खेतों और कारखानों में काम बंद है। ये पावर ऑफ बटौरनी है। इसका मतलब तू चाहता है कि मैं अब से तुम्हारे पिता का सारा काम संभालूं, ताकि गांव वालों को रोजगार मिले। हाँ हाँ चाचा, क्यों नहीं, लाओ मैं साइन कर देता हूँ। टुनटुन ने कागज को पढ़ने की कोशिश तो की, लेकिन उन्होंने ज्यादा नहीं पढ़ पाया और टुनटुन कागजों पर साइन कर देता है। बंटा बहुत खुश हुआ और वे कुछ दिन बीत जाने के बाद टुनटुन को घर से निकाल देता है। चल निकल यहाँ से, अब तेरा यहाँ कुछ नहीं है। ऐसा क्यों बोल रहे हो चाचा? मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? गलती तो तुमने कर दी, सारी कागजों में साइन करके। अब तुम्हारे पापा का सारा जमीन जायदाद हमारी हुई। अब तेरा कोई काम नहीं, निकल जा यहाँ से। अरे ऐसा तो ना कीजिए, वो बच्चा अकेला कहाँ जाएगा? ज्यादा ममता उमड़ रही है क्या? तुम भी चला जा उनके साथ। हमें किसी की आवश्यकता नहीं है, हमारा तो ये जमीन जायदाद सब कुछ है। फिर मैं दूसरी पत्नी ले आऊंगा। सुंदरी कुछ बोल ही नहीं पाई और बंटा ने टुनटुन को धक्के मारकर निकाल देता है। टुनटुन सीधा तालाब के पास गया और वो खुद से बातें करने लगा। हम बहुत निर्दय हैं, पहले मेरी माँ छीन ली, अब पापा, अब फिर सब जायदाद। उसी वक्त तालाब से एक जादुई पक्षी निकल आता है। कौन हो पक्षी तुम, क्यों रो रहे हो? टुनटुन ने जादुई पक्षी को सारी बात बता देता है। तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, मैं तुम्हारा मदद करूंगा और तुम्हें तुम्हारा सारा जायदाद और जमीन सब मिल जाएगा। तुम्हें एक काम करना होगा, मैं तुम्हें एक जादुई फल देता हूँ, तुम इन्हें खा लो और अदृश्य हो जाओगे। फिर तुम अपनी चाचा के घर जाना और वो इन सारे कागज को निकाल लेना। फिर वह उस फल को खाकर अपनी चाचा बंटा का घर चला जाता है और सारी कागज को निकाल कर ले आता है और वे अपने पिता का सारा काम संभालता